गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कुछ कक्षा 12वीं के जो बायो का मानव जनन लेसन है उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो है कि डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इसी आर्डर में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वृषण जालिका क्या है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वृषण जालिका क्या है। तो वृषण जालिका शुक्र जनन नलिकाएं जो वृषण की भीतरी सतह पर नलिकाओं के एक घने जाल में खुलती है। शुक्र जनन नलिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर अंदर की तरफ नलिकाओं की एक घने जाल में खुलती है। जा करके और नलिकाओं का एक घना सा जाल के रूप में क्या होती है, खुलती है। इसे वृषण जालिका कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाएं ही वृषण के भीतर जब जाती है, ठीक है ना, भीतरी सतह पर, तो नलिकाओं का एक घना जाल बनाती है। इसे वृषण जालिका कहते हैं। इसे 5 से 20 शुक्र वाहिकाएं निकलती है। एपिडिडाइमस गुहा में खुलती है। यहाँ से निकलेंगी 5 से 20 तक और जा कर के एपिडिडाइमिस गुहा में खुल जाती है। एपिडिडाइमिस की अंतिम भाग से शुक्र वाहिनी निकलती है और उसका जो अंतिम सिरा होगा वहाँ से शुक्र वाहिनी निकलती है। तो यही है जो कि घना जाल बनाती है। इसी को क्या कहते हैं, शुक्र जालिका। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए कि सर्टोली कोशिकाएं क्या है, ठीक है ना। सर्टोली कोशिकाएं क्या है। तो कह रहा है कि शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जननी कोशिकाएं शुक्राणु बनाती है। जो शुक्र जनन नलिका है उसमें शुक्र जननी कोशिकाएं क्या बनाती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तथा अवलंबन कोशिकाएं, और दूसरी कोशिका होती है इसको अवलंबन कोशिका या सर्टोली कोशिका कहते हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, तो ये शुक्राणुओं के लिए न्यूट्रिशन प्रदान करती है, ठीक है ना। अब इसी क्रम में कह रहा है कि शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। शुक्राणु में ये एक्रोसोम का क्या महत्व, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि जो शुक्राणु है उसके जो शीर्ष पर होता है एक्रोसोम का क्या महत्व है। तो आंसर में ये होगा कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में, जो शुक्राणु होता है उसके शीर्ष भाग में केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान रचना होती है जिसे एक्रोसोम पाया जाता है। शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान रचना एक्रोसोम होती है। तो उसके शीर्ष पर ये पाया जाता है। इससे स्रावित हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, ये एंजाइम है जो एक्रोसोम से स्रावित होता है। कौन सा, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम मादा अंडाणुओं की बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्ति को भेदने का कार्य करता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करके उसे निषेचित कर सके। तो भाई शुक्र यही है आपका एक्रोसोम क्या है। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान रचना होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इससे स्रावित हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम मादा अंडाणु के
बाहर जो उपस्थित द्वितीयक भित्ति है उसको भेदने का कार्य करता है। तो जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करके उसे निषेचित कर सके। ठीक है, इसी क्रम में कह रहा है कि आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन कर रहा है। तो आवर्त चक्र क्या भाई, तो कह रहा है कि मादा में मतलब फीमेल में जनन काल के प्रारंभ के साथ, मादा जो है फीमेल है उसमें जब जनन काल प्रारंभ होता है के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। क्या स्राव प्रारंभ होता है? ऋतुस्राव, जिसको हम पीरियड बोलते हैं, जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। और जो ही जनन काल समाप्त होगा तो यह ऋतुस्राव रुक जाती है। इस काल में तो जनन काल शुरू हो जाएगा, उस काल में प्रतिमाह हर महीने 28 डेज पर या उससे इसके आगे पीछे माह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। निषेचन न होने की स्थिति में, यदि वो अंडा निषेचित नहीं होता है तो निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार एक अंडाशय की चक्रीय परिवर्तन होता है। तो अंडाशय की दीवार में एक चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। तो हम इसी चक्र को ही मासिक चक्र या क्या कहते हैं, आवर्त चक्र भी कहते हैं। ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है, इसको बताना है। तो कहने का मतलब ये है, आंसर ये होगा कि स्तनियों में निषेचन कहाँ था। इसका आंसर ये होगा कि नर शुक्राणु एन व मादा शुक्राणु एन युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। जब नर शुक्राणु मादा शुक्राणु से मिलता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप, जिसके बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद ही जो है कि युग्मनज बनता है, जैगोट बनता है। महिलाओं में डिंबाणुओं का निषेचन, जो फीमेल है महिला जिसे हम कहते हैं, में डिंबाणुओं का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन कला बन जाने के पश्चात, जब निषेचन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो निषेचन कला बनती है। अन्य शुक्राणु डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर सकते। जब निषेचन कला बन जाएगी तब शुक्राणु डिंबाणु में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक ना। तो ये हो गया आपका कहा कि युग्मनज क्या है। इसमें गुणसूत्रीय संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो युग्मनज क्या है भाई, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। कह रहा है कि युग्मनज शुक्राणु एन और अंडाणु एन के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। शुक्राणु एन और अंडाणु एन के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। कितनी होती है? 2n। तो उसी को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें शुक्राणुओं की संख्या दोगुनी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम युग्मनज कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।